1920s यूएसए के लिए एक पार्टी की तरह था। यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी, बिजनेसमैन प्रॉफिट्स बना रहे थे। अमेरिकन लोग नए डिवाइसेस, नई कार्स, नया फैशन अडॉप्ट कर रहे थे। अमेरिकन स्टॉक मार्केट अपनी पीक पर थी और इन्वेस्टर्स एक एक रात में अपने पैसे डबल ट्रिपल कर रहे थे। इट वॉज क्लियरली द ग्रेटेस्ट पार्टी अमेरिकन हैड एवर सीन बिफोर। लेकिन इस पार्टी का हैंगओवर भी उतना ही ग्रेट था। As the 20s came to an end, so did the party. By 1929, USA's economy was facing a terrible financial crisis. उनकी स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिर चुकी थी, बैंक्स फेल हो रहे थे, बिजनेसेस बंद होने लगे थे और वही लोग जो कुछ टाइम पहले क्लब्स में सेलिब्रेट कर रहे थे अब रोड्स पर फ्री ब्रेड्स और डोनट्स के लिए बड़ी बड़ी लाइंस में वेट कर रहे थे। फॉर मोर देन अ डेकेड यही सब चलता रहा। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एवर डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। इसी वजह से इसे द ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है और आज तक हर रिसेशन इससे कंपेयर किया जाता है। दिस मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ डिड दिस हैपन, especially to a country like USA. In the 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word, depression. In 1 week, $30 billion just vanished. And in the last 60 days of 1930, 600 banks closed their doors. 1,352 for the year. Millions lost everything. It was really, really pitiful. Hi guys, I'm इंदर कपूर और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े क्रैश की, द ग्रेट डिप्रेशन। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1914 से, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। इस वॉर में मेजरली 2 ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व थी, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। और 1918 में सेंट्रल पावर्स को डिफीट करके अलाइड पावर्स ने ये वॉर जीता। दिस ग्रुप इंक्लूडेड फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, रशिया एंड यूएसए। लेकिन जहां कंट्रीज जैसे फ्रांस और ब्रिटेन इस वॉर में स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थे, वहीं यूएस ने उन्हें काफी लेट ज्वाइन किया इन द ईयर 1917। एक्चुअली यूएस बिलीव्ड दैट वॉर्स आर गुड फॉर द इकोनॉमी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उसका पार्ट नहीं हो। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी कोई कंट्री एक वॉर लड़ती है तो उसका पूरा फोकस उस वॉर को जीतने में शिफ्ट हो जाता है। अब वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन छोड़कर सिर्फ वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन करते हैं और अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करते हैं। और इसी सिचुएशन में दूसरी कंट्रीज के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, क्योंकि अब वो इस कंट्री को अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब यूएसए इस वॉर का पार्ट नहीं था, तब वो फ्रांस और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज के लिए बेसिक गुड्स और वेपन्स प्रोड्यूस कर रहा था। इसी वजह से यूएसए में बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी और वर्ल्ड ट्रेड में उनका शेयर बढ़ने लगा। दिस इज व्हाई व्हेन द वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, यूएसए ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर चुका था और उनकी इंडस्ट्रीज थ्राइव कर रही थी। इन द 1920s जैसे ही अमेरिकन की इनकम बढ़ी, यूएसए में कंज्यूमरिज्म की एक नई वेव आई। पहली बार यूएस सिटीजन्स नए लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे थे, जैसे रेडियो, फ्रिज, टीवी सेट्स, कार्स एटसेट्रा। ऑन टॉप ऑफ दिस, अ लॉट ऑफ न्यू बैंक्स वर ओपनिंग अप इन अमेरिका, जो चीप लोन्स ऑफर कर रहे थे और इसीलिए ऑलमोस्ट हर कोई इस चीप डेट के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने लगा, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर एग्रीकल्चर। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इस एक्सपेंशन से उनको रिजल्ट्स भी मिले। इनफैक्ट बिटवीन 1921 टू 1926 अमेरिकन बिजनेसेस की रियल अर्निंग्स 4 टाइम्स तक बढ़ चुकी थी। अब जब किसी कंट्री के बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके शेयर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, एंड दिस इज हाउ द एंटायर स्टॉक मार्केट स्टार्ट्स ग्रोइंग। और यही हुआ। 1921 से 1927 तक यूएसए में स्टॉक मार्केट ग्रो करती रही, लेकिन 1927 के बाद समथिंग वाइल्ड हैपेंड इन द स्टॉक मार्केट। सडनली स्टॉक प्राइसेस बहुत तेज बढ़ने लगे, 3x, 4x, 10x होने लगे। बट क्यों? क्या बिजनेसेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? नॉट रियली। देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज हैपनिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन स्टार्टिंग से इन्वॉल्व था, विच मीन्स उन्होंने वॉर को जीतने के लिए बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर किया होगा। इसी वजह से इवन दो दे वन द वॉर, 1918 के बाद से उनकी इकोनॉमी फाइनेंशियली सफर कर रही थी। उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% क्रॉस कर चुका था और उनके एक्सपोर्ट्स क्रैश कर गए थे। सैडली ऑलमोस्ट 1 डेकेड के बाद भी वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे। अब जब भी एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को पुश करना चाहती है, वो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स कम करती है ताकि कंज्यूमर्स और बिजनेसेस ज्यादा लोन ले सके। इससे एक साइड कंजम्पशन बढ़ेगी और दूसरी साइड बिजनेस प्रोडक्शन। दिस वे इवेंचुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी विल इम्प्रूव एंड द कंट्री विल कम बैक ऑन ट्रैक। तो इसी होप में इन अप्रैल 1927
ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स 5% से 4.5% कर दिए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी। इंटरेस्ट रेट्स कम करने से ब्रिटेन की इकोनॉमी में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करने लगे, ताकि उस कैपिटल को ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट किया जा सके जो ब्रिटेन से बेटर रिटर्न्स ऑफर कर रही। अब उस टाइम वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, मतलब हर इंटरनेशनल डील या फिर ट्रेड सिर्फ गोल्ड में किया जाता था। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को ब्रिटेन के एसेट सेल करने के बाद जो पाउंड्स मिलते थे वो उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जाकर गोल्ड में कन्वर्ट करवा लेते थे। इसका मतलब अब ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स भी कम होने लगे थे। इस पैनिक सिचुएशन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर मॉन्टेग्यू नॉर्मन को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिख रहा था, एंड दैट वाज यूएसए। सो ही कॉल्ड हिज ओल्ड फ्रेंड बेंजामिन स्ट्रॉन्ग फॉर हेल्प, जो उस टाइम यूएसए के न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के गवर्नर थे। एंड स्ट्रॉन्ग अग्रीड। पर उन्होंने किया क्या? स्ट्रॉन्ग ने यूएसए में इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए and he brought them to as low as 3.5% in the second half of 1927. वो जानते थे कि यूएसए के इंटरेस्ट रेट्स कम करने से ब्रिटेन के रेट्स रिलेटिवली ज्यादा दिखेंगे, and that is why foreign investors ब्रिटेन में ही इन्वेस्टेड रहेंगे। Moreover, at lower rates, अमेरिकन ज्यादा लोन्स लेंगे, ज्यादा स्पेंड करेंगे, and eventually यूएस में थोड़ी इन्फ्लेशन भी आ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन के गुड्स चीप लगेंगे और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। मानना पड़ेगा, बेंजामिन स्ट्रॉन्ग एक ट्रू फ्रेंड थे। अपनी फ्रेंडशिप के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, फिर चाहे वो अपनी कंट्री को बर्बाद ही क्यों ना करना हो। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द स्टॉक मार्केट साइड ऑफ द स्टोरी। बिफोर 1927 यूएसए की स्टॉक मार्केट डिसेंट रेट पर ग्रो कर रही थी, लेकिन 1927 में जैसे ही स्ट्रॉन्ग ने इंटरेस्ट रेट्स कट करे, द स्टॉक मार्केट वेंट क्रेजी। इसका सबसे बड़ा रीजन था एक नया कॉन्सेप्ट जो यूएस इन्वेस्टर्स ने उसी ईयर में डिस्कवर किया, मार्जिन ट्रेडिंग। अब मार्जिन ट्रेडिंग होता क्या है ये समझते हैं। नॉर्मली अगर एक पर्सन एक्स 10 स्टॉक्स बाय करना चाहता है जिनका प्राइस है $10 ईच, तो उसे $100 पे करने पड़ेंगे। और अगर इस स्टॉक की वैल्यू $12 हो जाती है तो पर्सन एक्स की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी $120, जिसे अगर वो सेल कर देता है तो उसे $20 का प्रॉफिट मिलेगा, विच इज 20%। ऑन द अदर हैंड, मार्जिन ट्रेडिंग में एक इन्वेस्टर को पूरा अमाउंट अपफ्रंट पे नहीं करना पड़ता। कैसे? लेट्स से द मार्जिन इज 10%। अब अगर पर्सन एक्स को वही 10 स्टॉक्स बाय करने हैं तो उसे उन स्टॉक्स की टोटल वैल्यू का सिर्फ 10% पे करना होगा, दैट इज 10% ऑफ $100, विच इज $10। बाकी के $90 वो किसी स्टॉक ब्रोकर से बोरो करेगा और इन्हीं स्टॉक्स को एज अ कोलैटरल रखवा देगा। नाउ इफ द स्टॉक प्राइस गोज अप टू $12, तो पर्सन एक्स इन्हें $120 पर सेल कर सकता है। आफ्टर सेलिंग, सबसे पहले एक्स अपने ब्रोकर को $90 रिटर्न करेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी देगा, विच इज से $1 इन दिस केस। नाउ लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ पर्सन एक्स। $120 minus $10, which was the initial margin, minus $90 and $1, that is $19 in profit. Now notice that even though second case में in absolute terms profit $1 कम है, लेकिन अगर percentage basis पर देखें तो first case में profit was 20% and in the second case it was a whopping 190%. मार्जिन ट्रेडिंग के इसी मैजिक की वजह से इन्वेस्टर्स मार्केट में बड़ी बड़ी बेट्स प्लेस करने लगे, एंड इवन विद लेस मनी दे स्टार्टेड बाइंग मोर। होता कुछ ऐसा था कि बैंक्स लो रेट्स पर स्टॉक ब्रोकर्स को लोन्स देते थे और ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स को। 1928 से 1929 तक बैंक लोन्स टू ब्रोकर्स had gone up from $4.4 billion to a massive $8.5 billion. Now back in the day, कमर्शियल बैंक्स की बेसिक जॉब होती थी लोन्स देना और डिपॉजिट्स लेना। उन्हें कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं था। बट पोस्ट 1927 मार्जिन ट्रेडिंग की वजह से स्टॉक मार्केट्स इतनी फास्ट बढ़ी कि उसमें इन्वेस्ट ना करना बैंक्स के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा था। तो उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी फिगर आउट करी। बैंक्स ने नई एफिलिएट कंपनी सेटअप करी जो हर टाइप की इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकती थी, और वो खुद उन कंपनीज के ओनर बन गए, जस्ट लाइक अ पेरेंट कंपनी। 1922 में यूएसए में ऐसी सिर्फ 10 एफिलिएट कंपनीज थी, बट बाय 1931 दिस नंबर वेंट अप टू 114। सो नाउ स्टॉक मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, अब बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बाय 1929 यूएसए का स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स अपनी पीक पर था एट 381 पॉइंट्स, हायर देन इट एवर वाज। बाय दिस पॉइंट अमेरिका वाज ओवरफ्लोइंग विद मनी, और फाइनली अब फेडरल रिजर्व को कुछ अलार्मिंग साइंस दिखने लगे। उन्हें पता था कि ये स्टॉक मार्केट बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि एक्सेस मनी सप्लाई और चीप क्रेडिट की वजह से बढ़ रही है। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पे बेंजामिन स्ट्रॉन्ग, जिनकी वजह से ये पूरा बबल स्टार्ट हुआ था, वो ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे थे और उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी।
सो आफ्टर अबाउट 1.5 years, फेडरल रिजर्व ने फाइनली इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए। इमेजिन फ्रॉम 3.5% इन 1927, 1929 में यही रेट्स 12% कर दिए गए। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका की एक्सेस मनी सप्लाई को कम करने के लिए उन्होंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने शुरू किए, जिसमें फेड अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करता है इन एक्सचेंज फॉर डॉलर्स। ये बॉन्ड्स यूजुअली कमर्शियल बैंक्स को सेल किए जाते हैं विद द एम टू रिड्यूस बैंक रिजर्व्स, ताकि बैंक्स और अननेसेसरी लोन्स ना दे पाए। नाउ दिस वाज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर बैंक्स। जैसे ही मनी सप्लाई कम होने लगी, लोन्स कम दिए जाने लगे और स्टॉक मार्केट्स गिरने लगी। एंड रिमेंबर, मार्केट के गिरने से बैंक एग्जीक्यूटिव्स की नेटवर्थ भी कम हो रही थी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एफिलिएट कंपनीज के थ्रू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। सो टू सेव देयर ओन स्टॉक्स, बैंक एग्जीक्यूटिव्स अभी भी ब्रोकर्स को ज्यादा से ज्यादा लोन्स देने की कोशिश कर रहे थे। बट फेडरल रिजर्व अब नहीं रुकने वाला था। वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करता रहा, इतना कि अब बैंक्स के लिए ब्रोकर्स को लोन्स देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। फाइनली ऑन 24 अक्टूबर 1929 द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। इवन टुडे इस दिन को ब्लैक थर्सडे बोला जाता है। नेक्स्ट वीक ऑन 28 अक्टूबर स्टॉक मार्केट और बुरी तरह गिर गई और इस दिन को ब्लैक मंडे कहा गया। बट इससे भी ज्यादा बड़ा था 29 अक्टूबर ब्लैक ट्यूसडे, जो स्टॉक मार्केट में आज तक का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉल। उस दिन कुछ 1 करोड़ 63 लाख शेयर सेल किए गए और इन्वेस्टर्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस हुए। इनफैक्ट उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट से कहीं ज्यादा अब उन्हें लॉसेस हो चुके थे। कैसे? रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट मार्जिन ट्रेडिंग? वेल गेस व्हाट, इस कॉन्सेप्ट में मैजिक तो है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स तक। अगर लॉसेस होने लगे तो शायद इससे ज्यादा डेंजरस कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सपोज आप एक इन्वेस्टर हो जिसके पास $100 है और मार्जिन 10% है। अब आपको 10 स्टॉक्स बाय करने हैं जिनकी वैल्यू है $100 ईच। सो यू पे योर $100 एंड बोरो $900 फ्रॉम अ स्टॉक ब्रोकर। अब लेट्स से इस स्टॉक की वैल्यू 10% से गिर जाती है, मतलब अब $1000 के शेयर्स सिर्फ $900 के रह गए। ये लॉस अब आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में से डिडक्ट होगा, विच मीन्स आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अब $0 है। और क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% है, दैट इज 10% ऑफ $900 आपको $90 और देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दे पाए तो स्टॉक ब्रोकर आपके स्टॉक्स को सेल कर देगा। सोचो कि सिर्फ 10% फॉल इन द स्टॉक प्राइस आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट को वाइप आउट कर सकता है, जो इन रियलिटी $100 की नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। अब क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स को नए मार्जिन पे नहीं कर पा रहे थे, ब्रोकर्स स्टार्टेड डंपिंग स्टॉक्स इन द मार्केट और इस वजह से मार्केट गिरती ही रही। बाय 1932 यूएसए की स्टॉक मार्केट ने अपनी पीक से 90% वैल्यू लूज कर दी थी। बट इंटरेस्टिंगली, इवन दो ये क्रैश बहुत बड़ा था, इट ओनली इम्पैक्टेड द रिच क्राउड ऑफ यूएसए, जो शायद उनकी 120 मिलियन की पॉपुलेशन में से सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही थे, क्योंकि सिर्फ वही लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे। बट अब इम्पोर्टेंट है ये जानना कि स्टॉक मार्केट से ये क्रैश बाकी इकोनॉमी और पॉपुलेशन में स्प्रेड कैसे हुआ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज और बैंक रिजर्व्स कम करने स्टार्ट किए, तो अपने स्टॉक्स को सेव करने के लिए बैंकर्स ने दूसरे बिजनेसेस जैसे कमोडिटी डीलर्स और ऑटोमोबाइल कंपनीज को लोन देना कम कर दिया और उनके शेयर के लोन्स भी ब्रोकर्स को देने स्टार्ट कर दिए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री को लोन्स मिलने कम हो जाएंगे तो उसमें स्लो डाउन आ जाए। एक फॉर एग्जांपल कमोडिटी डीलिंग। इन द यूएस कमोडिटीज जैसे कॉफी, रबर, सिल्क और टिन को कमोडिटी डीलर्स पहले फार्मर से बाय करते थे, फिर उन्हें अक्रॉस द कंट्री सेल करते थे। पर क्योंकि डीलर्स के पास ज्यादा कैपिटल नहीं था, फार्मर से कमोडिटीज बाय करने के लिए इन्हें बैंक से लोन लेने पड़ते थे। नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट सिंस बैंक्स हैड स्टॉप्ड गिविंग देम लोन्स, दे कुड नॉट बाय एनी कमोडिटी। तो सबसे पहले डीलर्स को लॉसेस होने लगे। अब कमोडिटीज की डिमांड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और 1920s की बिगनिंग में क्योंकि काफी सारे फार्मर्स ने चीप लोन्स लेकर अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर ली थी, उनकी प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। दिस मीन्स दैट डिमांड वेंट डाउन व्हाइल द सप्लाई वाज टू हाई। इसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस काफी मैसिवली गिर गए। And that's when the farmers started suffering. जहां एक साइड स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 मिलियन लोग इन्वॉल्व थे, वहीं दूसरी साइड 1 in 4 अमेरिकन्स यूएसए की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थे। इस तरह इन्वेस्टर्स से अब ये क्राइसिस बाकी पॉपुलेशन में स्प्रेड होने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे अमेरिकन्स अपनी जॉब्स लूज करने लगे। बाय 1933 USA's unemployment rate had reached 25%. That is, about 13 million Americans were jobless. लेकिन ये ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट तब बना जब अमेरिका में एक बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश, अनएम्प्लॉयमेंट और स्लो बिजनेस होने की वजह से स्टॉक ब्रोकर्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन सब अपने प्रीवियसली बोरोड लोन्स पे डिफॉल्ट करने लगे। एंड ऑन द अदर हैंड, बिकॉज पीपल वर लूजिंग देयर सोर्स ऑफ इनकम,
अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को करने के लिए वो बैंक से डिपॉजिट भी विड्रॉ करने लगे। सो इफ यू सी, बोरोअर्स बैंक्स को कोई मनी रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डिपॉजिटर्स अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करना चाहते थे। ऐसी फाइनेंशियली डिस्ट्रेस सिचुएशन में अगर इन डिपॉजिटर्स का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द बैंक विल फेल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पोस्ट 1929 अमेरिकन बैंक्स फेल होने लगे और जैसे ही लोगों को ये पता चला, they started panicking। अपनी सेविंग्स को बचाने के लिए अब हर अमेरिकन बैंक से अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ करना चाहता। कुछ ही टाइम में बैंक्स के आगे अमेरिकन्स की बड़ी बड़ी लाइंस दिखने लगी, बट अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत कम ही अपनी सेविंग्स घर ले जा पाए। बाय 1932 1/3 ऑफ बैंक्स इन अमेरिका हैड फेल्ड। क्लियरली अमेरिका बर्बाद हो रहा था। नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर वाज द गवर्नमेंट? क्या वो कुछ नहीं कर रही थी? वेल, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, स्कीम्स यूज करने की कोशिश की, जिसमें से कुछ तो वर्क कर रही थी और कुछ सिचुएशन को और भी वर्स कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल 1930 में हर्बर्ट हूवर, जो उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक टैरिफ एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग यूएस इंपोर्टर्स को हर इंपोर्टेड गुड पर अब एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़े। द आइडिया वाज टू मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, ताकि सेम गुड्स डोमेस्टिक बिजनेसेस से बाय किए जाएं। बट हुआ ये कि यूएस के टैक्स इंक्रीज करने के बाद बाकी कंट्रीज ने भी यूएस प्रोडक्ट्स पे टैक्स इंक्रीज करना शुरू कर दिया, which is why US businesses started losing their foreign customers. In another strategy, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैंक्स को फेल होने से बचाने के लिए बैंक हॉलीडेज डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी, which means कोई भी इन हॉलीडेज के दिन डिपॉजिट्स विड्रॉ नहीं कर सकता था। बाय मार्च 1933 अमेरिका की 48 स्टेट्स में से 32 में बैंक हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी गई थी, which made most of America बैंकलेस। अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि स्लोली सिर्फ सेफ बैंक्स ओपन किए जाएंगे, और अपने सिटीजन्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने पहली बार डिपॉजिट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसके अकॉर्डिंग अमेरिकन गवर्नमेंट डिपॉजिटर्स के फर्स्ट $10,000 फुल्ली इंश्योर करेगी। उसके बाद नेक्स्ट $40,000 में से 75% इंश्योर करेगी और अगले $50,000 में से 50% इंश्योर करेगी। आज ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। दिस पॉलिसी definitely relieved Americans. By 1933 USA ने थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो अपनी डिप्रेशन से पहले वाली इकोनॉमी पे 1942 तक ही आ पाए। It took them more than a decade to truly recover from the crisis. और पता है सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और USA ने एक बार फिर इस वॉर को लेट ज्वाइन किया था। So now you know why USA loves wars. This was the story of the Great Depression of 1929. इस क्राइसिस का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा था कि आज भी इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जाता है। That's it for today. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you in the next one.